लेट्स स्टार्ट। सो हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। क्या करेंगे? बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, रिवीजन करने वाले हैं। पढ़ा तो मैं आपको ऑलरेडी चुका हूँ भैया। 8-9 क्लास लगी थी चैप्टर 1 करवाने में, 4-5 क्लास लगी थी चैप्टर 2 करवाने में। ठीक है, 18 बिजनेस टाइम रिवीजन में हम नहीं देंगे, रिवीजन में थोड़ा फास्ट करेंगे। सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है जी, आ जाओ। तो शुरू करते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी को। तो कहता है कि बायोटेक में हम क्या पढ़ते हैं। कहता है बायोटेक का जो प्रिंसिपल है, उसमें प्रिंसिपल में हमारे पास क्या आती है? 2 चीजें आती हैं। पहला हमारे पास आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना, जिसके मदद से हम बनाते हैं क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बनाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो इसका दूसरा प्रिंसिपल है, उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा है। क्या? स्टेरलाइजेशन। ठीक है ना, स्टेरलाइजेशन टेक्निक। बिल्कुल टेक्निक। ठीक है ना, जिसमें क्या करते हो, जिसमें आप बेसिकली इस बात का ध्यान रखते हो कि जहां पर आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हो या जिस जगह पे आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो, कोई यार मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह ना प्रेजेंट हो। ठीक है ना, तो इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो आगे आते हैं हमारे पास। तो कहते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्या क्या है। तो यार देखो, हमें इस चीज में काफी सारी चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो आता है कि हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या आता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आप सब लोग जानते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है हमारे पास क्या? फॉरेन डीएनए या फॉरेन, है ना, प्लस बी प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास? फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर। ठीक है, अच्छा फॉरेन डीएनए वो क्या था? फॉरेन डीएनए को हम कहते हैं यहाँ पर क्या? व्हाट इज फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज? फॉरेन डीएनए इज कॉल्ड एज इंसर्ट, क्योंकि हम इसको इंसर्ट करते हैं। और जो वेक्टर होता है, क्या देखो, ये वेक्टर कुछ भी हो सकता है। इट में भी प्लाज्मिड, इट में भी बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, हमारे पास ये कुछ भी हो सकता है यार अपने पास। सही है, ठीक है, आप लोग उस वाली बात को जान। ठीक है जी, आगे आ जाओ। तो कहता है हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे कैसे। तो यार इसको बनाने के लिए हमें कुछ चाहिए होते हैं टूल्स। क्या चाहिए होते हैं? बोलो भाई। टूल्स। और टूल्स में सबसे पहले हमारे पास आते हैं कौन से? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्या आते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यार आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि क्या होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो बेटा सुन लो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारे पास 3 टाइप के हैं खास तौर पे। ठीक है, पहला है हमारे पास क्या? एक्सोन्यूक्लियस। क्या है हमारे पास? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को ना साइड साइड से काटता है। मतलब जैसे कि आपके पास मान लो मेरे प्यारे बच्चों, ये डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए को यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, तो क्या होगा? डीएनए ऐसे साइड साइड से टूट के निकल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, सो दे कट द डीएनए फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास कौन से? एंडोन्यूक्लियस। कौन से आते हैं? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस में क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस में ये होता है कि यार वो क्या करते हैं, वो बीच में से कट करते हैं। कहाँ से कट करते हैं वो? हाँ, वो बीच में से कट करते हैं। ठीक है, पर ये दोनों हमारे ज्यादा काम के नहीं होते। हमारे ज्यादा काम के वाले जो एंजाइम है वो उनका नाम है हमारे पास क्या? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या नाम है उसका हमारे पास? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और हम जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं तो हम एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिखा है ये सही, ये है, ये तो नाम होना चाहिए इसका न्यूक्लियस का। इसका नाम होना चाहिए न्यूक्लियस का। पक्का? न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करते हैं। बताओ समझ आई बात? यस सर। ठीक है, तो आ जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को पढ़ लेते हैं। तो कहता है ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये बड़ी स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं? इनकी स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जिसको कहता हूँ क्या मैं? रिकॉग्निशन साइट। क्या कहता हूँ उसको मैं? बोलो भाई। रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट बेसिकली जो होती है, ये किसी ना किसी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के आसपास होती है। कहाँ पर होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के पास में होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा था GAATTC या CTTAAG। आप लोग जानते हो नहीं जानते हो? बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, चलो यस। ठीक है, हमको पहला रिस्ट्रिक्शन कौन सा मिला था? हमें मिला था कौन सा? हिंड2। क्या मिला था हमें? हाइंड। ठीक है, ये हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से मिलने वाला पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। चौथी बात,
कॉमनली यूज डिस्टिंक्शन कौन सा है, वो है हमारे पास कौन सा, इको R1। कौन सा है हमारे पास, इको R1। अरे बताओ इसकी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है सर, क्लियर है। चले आ जाओ आगे। थोड़ी सी बात यहाँ पे आप ये सुन लो जो थोड़ी सी जरूरी है कि एक्सोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में क्या फर्क होता है। ठीक है, देखो यार ये तो हमने समझ लिया कि एक्सोन्यूक्लियस से करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस कट करते हैं कहाँ पे, कट फ्रॉम, हाँ एक्सट्रीम एंड से कट करते हैं। जबकि ये जो होते हैं हमारे पास एंडोन्यूक्लियस, ये कट करते हैं कहाँ से, कट फ्रॉम, हाँ कट फ्रॉम लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कट बिटवीन द डीएनए, डीएनए के बीच में ये कट देते हैं। यार आप लोगों ने नोट्स बना रखे हैं कि नहीं बना रखे, पहले मुझे ये बताओ आप लोग नोटबुक में। शाबाश, ऐसे मत करो यार, तुम्हें तुम्हें पढ़ा के, मैंने तो तुम्हें बनवाए ना नोट्स, चले मैंने तो उस चैप्टर के बनवाए नोट्स, आपको नहीं बनवाए, बनवाए और कुछ टॉपिक के मैंने कहा था खुद से बना लेना, पर पढ़ाया वो टॉपिक दिया था, याद है आप लोगों को? ठीक है, सो कट फ्रॉम एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास कि इनके पास क्या होता है, इनके पास ना कोई साइट नहीं होती, मतलब दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर साइट, मतलब दे डू नॉट पोजेस एनी रिकग्निशन साइट, इनके पास कोई रिकग्निशन साइट नहीं होती, जबकि इनके पास रिकग्निशन साइट होती है। ठीक है, तीसरी बात, तीसरी बात, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं भैया, ये बड़े ही स्पेसिफिक आते हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में बेसिक बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए एंडोन्यूक्लियस और एक्टोन्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, चलो अब आता है क्या इनका नॉमेनक्लेचर, क्या आता है इनका, बोलो यार, नॉमन, Nomenclature. नाम कैसे लिखेंगे। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं इको R1 का, एग्जांपल ले लेते हैं इको R1। तो कह रहे हैं जो फर्स्ट लेटर है, क्या है जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, वो शो करता है क्या उसका जीनस, क्या शो करता है उसका जीनस। फिर जो सेकंड लेटर है, ठीक है ना, जो सेकंड एंड थर्ड लेटर है, सही है, जैसे मुझे क्या सेकंड एंड, यार बोलो, सेकंड एंड थर्ड लेटर जो है हमारे पास, जैसे को जो है हमारे पास, ठीक है ना, ये शो करता है क्या उसकी, बोलो भाई स्पीसीज। ठीक है, फिर जो हमारे पास फोर्थ लेटर है, ठीक है ना, जो कैपिटल में होता है, इसमें होता है जो कैपिटल में, अच्छा ये भी बताना है कि कौन सा कैपिटल में है, जैसे थर्ड एंड फोर्थ क्या होते हैं, दोनों स्मॉल में होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट लेटर क्या होता है, ये कैपिटल में होता है। ठीक है, फोर्थ लेटर जो है ये क्या होता है हमारे पास, जैसे आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये शो करता है हमारे पास क्या, उसका स्ट्रेन, क्या शो करता है उसका स्ट्रेन। और सबसे आखिरी में बात हमारे पास जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, वन। तो जो फोर्थ सब चीज है वो क्या होती है, वो एक रोमन न्यूमरल है, क्या है वो, एक हमारे पास रोमन न्यूमरल है। ठीक है ना, जो शो करता है उसका ऑर्डर के, उसको किस ऑर्डर में उसको आइडेंटिफाई किया गया है, ऑर्डर या नंबर ऑफ सीरीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन या डिस्कवर्ड, उसको कब डिस्कवर करा गया है, सबका जी, हाँ या ना। तो ई कोलाई से पहला जो रिस्ट्रिक्शन रिकवर करा गया होगा वो कौन सा रहा होगा, वो रहा होगा इको R1। क्या रहा होगा वो, इको R1। जैसे यहाँ पर जो जीनस है वो कौन सा है, वो हो गया हमारे पास क्या, स्कीरिया, क्या हो गया हमारे पास स्कीरिया। स्पीसीज हो गई कौन सी, कोलाई। स्ट्रेन हो गया कौन सा, रफ स्ट्रेन या आर स्ट्रेन। ठीक है, और हमारे पास उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है हमारे पास क्या, सबसे पहले वाला। समझ रहे हो, ऐसे और भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो सकता है, मान लो क्या, हिंद 2, हिंद 3, हिंद 1, सालमन, H1, बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो, भाविका, भूमिका, रणदीप, रितिका, No, sir. कोई दिक्कत नहीं है, नहीं dear. चलो No, आज sir. भाविका क्या हो गया, आपके नेट में दिक्कत हो रही है क्या, अलग अलग आईडी से बार बार इन्होंने कोशिश कर रहे हो।
चलो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। ये हो गया। ठीक है, हम अपने अगले प्रोसेस पे आते हैं। इसका नाम है क्या? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आते हैं। बोलो भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो क्या क्या रखना है, आपने पहले ध्यान रखना है कि आप किस जेल को यूज करते हो। तो बेटा आप यूज करते हो इसको अगार अगार को या एगरोस को? एगरोस। एगरोस जेल। कहाँ से मिलता है? ये एक सीवीड है। क्या है? एक सीवीड है। ठीक है, दूसरी बात, थोड़ी सी एडिशनल बात कि ये कार्सिनोजेनिक होता है। क्या होता है? ये कार्सिनोजेनिक होता है। ये थोड़ी सी एडिशनल बात है, याद मतलब मैंने मैं तो बता। ठीक है, एगरोस जेल। ठीक है, सर आपने कार्सिनोजेनिक क्यों लिखा है? कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर कॉज करता है। अगर आप सर ये क्यों कांटेक्ट में लिखा आता है, है? आप इसको डेली आपसे डील करते हो, तो ये कैंसर कॉज कर सकता है ये। ठीक है, चलो ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल याद रखना है आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। ठीक है, प्रिंसिपल है कि इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जो नेगेटिवली चार्ज्ड कौन डीएनए जो है वो मूव करेगा फ्रॉम, हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है ना, एंड गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। किसके बेसिस पे सेपरेट हो जाएंगे भाई? बोलो। हाँ, साइज के बेसिस पे। कहने मतलब ये है कि सबसे छोटा डीएनए होगा सबसे आगे रहेगा। ठीक है ना, फिर थोड़ा सा बड़े वाला उसके पीछे, और बड़े वाला उसके पीछे, और बड़े वाला उसके पीछे, और बड़े वाला और पीछे, और ऐसे करते 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 जाएंगे भाई। बोलो। हाँ, ये सेपरेट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज। ठीक है ना, तो ये बेसिकली मोबिलिटी यहाँ पे अप्लाई होती है कि कौन कितना ज्यादा मोबाइल है। ठीक है ना, तो मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी सॉरी मेरे को ठीक से लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। ओके, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर साइज। जिसका साइज जितना ज्यादा स्मॉल, वो उतना ज्यादा क्या? मोबाइल। बोलो, आसान है बात? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली हम यहाँ पर एक एगरोस की एक लेयर बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ हम क्रिएट कर देते हैं क्या? कुछ वेल्स। क्या क्रिएट कर देते हैं? वेल्स। ठीक है, यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं एक वायर से, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव टर्मिनल में क्या कहता हूँ क्या मैं? बोलो भाई, कैथोड या एनोड? शाबाश शाबाश शाबाश। अबे भाई, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, जिस जगह पे क्या होती है? हाँ, ऑक्सीडेशन होती है, उस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं वो जगह हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल इज ऑलवेज एनोड। समझ आई मेरी बात? ठीक है, और ये क्या होगा? ये होगा हमारे पास क्या? कैथोड। क्या होगा ये? कैथोड है, पक्का। अब आपने करा, आपने इसमें ऑलरेडी जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने डीएनए को ऐसे करके क्या कर दिया? टुकड़े फाड़ के कर देते, तोड़ दिए थे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो आप इसमें यहाँ पे डाल दोगे, और डालने के बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, सर्किट क्लोज करोगे, ठीक है, की क्लोज करोगे, तो जो डीएनए वो भागना शुरू करेगा भाई, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेगा, क्योंकि डीएनए खुद नेगेटिव है। तो सबसे छोटे वाले जो डीएनए है वो सबसे तेज भागकर यहाँ पर आ जाएगा, उसके पीछे और, उसके पीछे और, उसके पीछे और बड़ा, उसके पीछे और बड़ा, फिर ऐसे ये हो जाएंगे भाई। ऐसे बोलो यार, क्या होते जाएंगे ऐसे करके? ये सेपरेट होते चले जाएंगे। होते रहते। ठीक है, और अब इसके बेसिस पे अपना फिर जीरो ऑफ इंटरेस्ट आराम से यहाँ पर ढूंढ सकते हो। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the fragments of DNA moves from the negative terminal to the positive terminal and get separated on the basis of their size. पक्का है? यस सर।
आसान, मुश्किल तो नहीं है, नो ठीक है। सर। पर ये डीएनए आपको ऐसे नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपको उनको देखने के लिए आपको उनको चेंज करना पड़ेगा, जैसे ईटीबीआर से, किससे चेंज करना पड़ेगा, ईटीबीआर। ईटीबीआर क्या होती है, ये होती है हमारे पास इथाइडियम ब्रोमाइड, ये डाई होती है। इसमें स्टेन करने के बाद आप जब इसको देखोगे कहाँ पर, यूवी रेज में, कहाँ देखोगे, बोलो भाई। यूवी रेज। तो ये कैसे नजर आएंगे, नजर आएंगे ऐसे डार्क ऑरेंज बैंड के रूप में नजर आएंगे ऐसे, पक्का। 354 नैनोमीटर पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये भी पूछेगा नहीं आपसे, मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ जरा, कोई नो भी, सर। आसान है, यस सर सर। इजी है। इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना, नो सर, पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। तो ये 354 नैनोमीटर। बढ़े फिर आगे, यस सर। यस सर। चलो ये आगे बढ़े, ठीक है। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है किसका, वेक्टर्स का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास आगे, वेक्टर। वेक्टर्स, ठीक है। तो यार देखो, हमने यहाँ पे वेक्टर जो पढ़ना है हमने कौन सा, PBR322, कौन सा पढ़ना है, PBR322, और पढ़ना है हमने यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का है, इसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरियोफेज, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास PBR322, ठीक है। यार ये रहने दो, मैं हाथ से बना देता हूँ। भाई देखो, ये एक क्लासमेट है, क्या है ये, क्लासमेट है। पहले बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा, नहीं लग रहा ना ये, बताओ यार ईमानदारी से, है ना, पर ये है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। कोई दिक्कत है किसी को इसको क्लासमेट मानने में, भूमिका, नो। हाँ बेटा, दिक्कत हो गई भी तो आपको मानना ही पड़ेगा ये, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास कौन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इसको कहता हूँ क्या मैं, क्या कहता हूँ, ओरी, क्या कहता हूँ उसको मैं, ओराई, पक्का, ठीक है। यस सर। जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन वगैरह करनी पड़ेगी, और उसके लिए एक और जीन चाहिए होता है हमें, कौन सा, ROP, क्या चाहिए होता है हमें, ROP, ठीक है। कोई भी चीज अच्छा वेक्टर तभी मानी जाएगी जब उसके पास होंगे क्या, कुछ सिलेक्टेबल मार्कर, क्या होंगे उसके पास, कुछ सेलेक्टेबल, इलेक्ट्रॉन मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर कुछ जीन्स होती हैं, क्या होती हैं, कुछ जीन्स होती हैं, जिनके अंदर, जिनको तोड़ के हम कुछ अपना इंसर्ट डालते हैं, जिसकी वजह से वो जीन इनएक्टिव हो जाती है। पता है ना तुम लोगों को ये वाली बात, अबे हाँ या ना, ठीक है। तो ऐसे जीन्स को हम कहते हैं क्या, सिलेक्टेबल मार्कर। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने बनाई है दोनों सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, ये दोनों एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसका नाम है हमारे पास क्या, मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, इसका नाम है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अबे बोलो, समझ आ रही है बात, यस सर। ठीक है। चलो, इतना ही पढ़ना है इसके बारे में, और आगे आप देखते हैं कि क्या होता क्या है। देखो यार, अगर ये जीन्स है तो इनको काटने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एंजाइम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। तो भाई देखो, टेट्रासाइक्लिन को यहाँ से बीच में से काटने के लिए हमारे पास एक एंजाइम का नाम है बाम H1, क्या नाम है, बाम H1। H1, ठीक है। जैसे अगर बोलूं मैं इको R1 कहाँ काटेगा, तो आप बोलोगे यार इको R1 देखो सर यहाँ काटेगा, ठीक है। मैं बोलता हूँ कि मान लो हमारे पास PV2 का काटेगा, PV2 या PV1, अबे देख के बताते हैं एनसीईआरटी से, PV1। PV1, PSV1, ये PV1 भी कोई एंजाइम है क्या, 3 लेटर तो होंगे कम से कम, PVU तो नहीं है, PVU1। यस। हाँ 3 तो होंगे ना, क्योंकि पहला होगा जीनस का, फिर तो होंगे स्पीसीज के, फिर हमारे पास एक होता है स्ट्रेन का, अगर स्ट्रेन नहीं है तो ये नहीं होता, और फिर नंबर तो होना ही होना है, ठीक है। तो यहाँ यस। पर एम्पिसिलिन को अगर काटना है तो हमें चाहिए होगा कौन सा एंजाइम, PVU1। बोलो यार, कोई दिक्कत है,
आसान, ठीक है। ठीक है, तो भाई ऐसे बहुत सारे हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, मैं सारे यहाँ पर वही बना रहा हूँ, ठीक है। पर मैं आपको बता देता हूँ काम होता कैसे, ठीक है। ये सिलेक्टिव मार्कर कैसे काम करते हैं, देखो आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास पीबीआर 322 है। क्या हमारे पास है पीबीआर, बोलो यार, पीबीआर 322, ठीक है। आप मान लो कि इसके पास क्या है, इसके पास यहाँ पर एक एंजाइम, एक जीन है, ठीक है ना। ये जीन क्या है, ये जीन हमारे पास है एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या नाम है इसका, बोलो बे क्या नाम है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जी। पक्का, ठीक है। अब देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है, ये जिस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, किसमें प्रेजेंट होगी ये जीन, जिस, हाँ, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, उस बैक्टीरिया के अंदर, उस बैक्टीरिया के ऊपर अगर आप बाहर से एंटीबायोटिक डालोगे, ठीक है, सुन लो, अगर आप इसके ऊपर बाहर से एंटीबायोटिक डालोगे तो ये बैक्टीरिया की डेथ नहीं होगी, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा। क्यों क्यों जिंदा रहेगा बताओ, भाविका बोलो, आपने क्लास मिस कर दी भाविका, याद आने वाली जब मैंने डिटेल में पढ़ाई थी, दिसंबर में क्लास हो रही थी इसकी और आप घूमने गए हुए थे, याद आया, भाविका आवाज आ रही है, नहीं घूमने नहीं गए थे, आपकी मैथ्स की क्लास होती थी, सॉरी घूमने नहीं गए थे आप, भाविका है क्लास में, हाँ यार इसका माइक खराब है, नो यू आर नॉट ऑडिबल, भाविका कोई बात नहीं, चलो ठीक है। घूमने नहीं गए थे, आपकी मैथ्स की क्लास क्लास करती थी ना, आपके मैथ्स वाले सर ने क्लास 8 बजे रख ली थी, हमारी क्लास भी 8 बजे होती थी, चलो खैर कोई बात नहीं। एक मिनट जाओ भाई, एक मिनट लाइन पे रहना, एक मिनट लाइन पे रहना। ओके, सॉरी, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी थी इस टाइम पे, ठीक है ना, 11:30 हो गए थे और मुझे याद नहीं था, फिजिक्स क्लास हो रही थी, अच्छा हम तो आगे गए सर, मैथ्स क्लास में फिजिक्स क्लास, अरे बेटा कोई क्लास होती थी, ये तो है ही ना कि क्लास नहीं ले पाई, ले पाए, पर आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यार भाविका, क्योंकि हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगी हुई है, और ये जो है प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया के अंदर पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लाज्मिड में जो प्रेजेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के इफेक्ट से बचा रही है, सिंपल सी इतनी बात है। तो अगर आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालोगे भी तो क्या होगा, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, ठीक है। तो यार देखो मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करा एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर्स आर दो जीन्स जिनके बीच में क्या होता है कि अगर, मतलब जो हमें हेल्प करती है पता लगाने में कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। हालांकि अब ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला कॉन्सेप्ट आप छोड़ दो, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो यार हमारे पास अगेन आते हैं, ये हमारे पास एक पीवीआर 022 है, यहाँ पर वो जीन है जो इंटेक्ट जीन है हमारे पास, जो मैंने बनाई है अभी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये हमारे पास एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। अब मैं लेकर आया यहाँ पर अपना एक जीन, इंसुलिन वाला जीन, जो मैं चाहता हूँ कि बैक्टीरिया में डाल के मैं इंसुलिन बनाऊं। वैसे तो मैं इसको कहीं भी काट के डाल सकता हूँ, देखो यहाँ भी कटवा के डाल सकता हूँ एक बार से, पर मैं यहाँ नहीं डालूंगा इसको, मैं डालूंगा इसको यहाँ पर, यहाँ कटवा के बीच में यहाँ पे इसको ऐसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को,
हाँ या ना? अबे बोलो। Yes, sir. ठीक है ठीक है, मैं इसको यहाँ लगाऊँ, कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है, तो हमने यहाँ लगा दिया। तो यहाँ लगाने से क्या होगा? देखो यार, यहाँ लगाने से ना हमें पता लग जाएगा कि हमारा जीन बनाए लगाए कि नहीं लगा। सर कैसे पता लग जाएगा? देखो, पहले जिस बैक्टीरिया में मैंने डाला था, तो वो बैक्टीरिया पहले एंटीबायोटिक डालने के बाद मर नहीं रहा था, जिंदा था ये। अरे हाँ या ना? ठीक है। पर अगर अब मैंने, क्योंकि इसके बीच में वाला जीन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे वाला जीन इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, तो होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए, क्योंकि ये जीन बीच में लगा है किसके, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो बीच में डिसकंटिन्यूड हो गए, टूट गए, तो टूट गए तो ये अभी काम नहीं करेगी। और अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन काम नहीं कर रही है, तो अब इसके ऊपर, इस बैक्टीरिया के ऊपर अगर मैं एंटीबायोटिक डालूंगा, तो बेटा वो बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा, इट विल डाई। हाँ या ना? पहले मुझे बताओ कि इतनी बात समझ आई जो मेरे मुंह से शब्द निकले, वो आपको समझ आए कि नहीं आए? उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूंगा, पहले इतना बताओ आपको। भाभी का मैसेज करके बताओ और बाकी सब लोग डायरेक्टली बताओ। ठीक है, भाभी का तो समझ आ गई। और तुम लोग क्यों मने हुए भाई? क्या हुआ रितिका, बताओ। Yes, sir. आ गई. पक्का? Yes, sir. चलो फिर ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्या एक बात। ठीक है, तो अब मुझे ये पता चल गया है, मुझे ये पता चल गया है, मुझे कंफर्म हो गया है बेसिकली कि यार बैक्टीरिया क्योंकि मर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जिन बैक्टीरियाओं के अंदर मैंने ये जीन डाली थी, उन सबके अंदर ये जीन चली गई है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फॉरेन जीन, इंसुलिन क्या है एक्चुअली, उनकी जीन थोड़ी है, तो बाहर से आई हुई है, तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास ये फॉरेन जीन प्रेजेंट है, ऐसी बैक्टीरिया को बोल देता हूँ क्या मैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स। क्या बोलता हूँ उनको मैं? बोलोगे क्या कहता हूँ उनको मैं? Transformers. ठीक है। और जिनके पास ये जीन नहीं है, मतलब पुराने वाले ही है, उनके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई नहीं है, तो कहलाए जाते हैं कि हमारे पास नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहलाते हैं वो। हाँ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है बात मेरी? Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है? No, ठीक है, sir. तो ये हम कैसे पता लगा पा रहे हैं कि कौन ट्रांसफॉर्मेंट है और कौन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है? तो ये हमें पता लग रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये ऐसी चीज को कहता हूँ क्या मैं, सेलेक्टेबल मार्कर। क्या कहता हूँ उनको मैं? बोलो। सेलेक्टेबल मार्कर्स। आसान है मुश्किल है? आसान। ठीक है जी, चलो आ जाओ थोड़ा सा आगे। ठीक है ना, अब मैं आपको थोड़ा सा इंसर्जनल इनएक्टिवेशन समझा दूंगा। समझा दूं मैं आपको? बोलो यार। इंसर्जनल इनएक्टिवेशन Inactivation. इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल आता है इससे। क्या है इंसर्जनल इनएक्टिवेशन? देखो, ये जीन था, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगी हुई थी यहाँ पर, ठीक है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पहले एक्टिव थी। क्या थी ये? एक्टिव थी। एक्टिव थी तो ये बैक्टीरिया को किससे बचा रही थी? एंटीबायोटिक के एक्शन से बचा रही थी, हाँ या ना? तो कोई एंटीबायोटिक एक्शन नहीं हो रहा था, तो बैक्टीरिया, बोलो भाई, जिंदा था। क्या था बैक्टीरिया? जिंदा। ठीक है। अब क्या हुआ है? अब यहाँ पर हमने बीच में जीन डाल दिए। क्या डाल दिया हमने यहाँ पर? बोलो भाई। Gene. हमने यहाँ पर अपनी जीन बीच में डाल दी है। हमने बेसिकली इंसर्ट करी है। क्या करी है हमने बीच में? जीन अपनी, बोलो। Insert करिए. इंसर्ट करी है। इंसर्ट करने के बाद जो पुरानी जीन थी अपने पास, भाई जो हमारे पास पुरानी जीन थी, ओरिजिनल जीन कौन सी? एंटीबायोटिक वाली, क्या वो अब एक्टिव है कि वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है? वो तो खत्म हो चुकी Inactive. है। नाउ इट हैज बिकम इनएक्टिव, है ना? तो अब क्या एंटीबायोटिक एक्शन होगा? यस, अब एंटीबायोटिक एक्शन होगा। और अगर एंटीबायोटिक एक्शन होगा तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा, मर जाएगा? बैक्टीरिया डाई। क्या हो जाएगा भाई? बैक्टीरिया मर जाएगा। आसान है मुश्किल है? बोलो फटाफट। मर जाएगा। आसान है, ठीक है। तो ये देखो, इस इम्पैक्ट को हम कहते हैं क्या? क्योंकि हमने इंसर्ट करने के बाद उस चीज को इनएक्टिव कर दिया, तो इस फिनोमेना को कहता हूँ क्या मैं? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन। आसान है मुश्किल है? बताओ फटाफट, बोलो 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 फटाफट। भाविका, यस और नो में मैसेज करो फटाफट। भूमिका, जल्दी।
हाँ भाभी का तो मैसेज आ गया, बाकी लोगों को लगता है बस क्लास ऑन करके सो गए हैं। रितिका, रणदीप, भूमिका, कहाँ पर हो तुम यस लोग? सर। हाँ जी भैया। जी भैया। भैया तो ठीक है, समझ आई बात, पहले बताओ। हाँ जी भैया। ओके, तो भाई होते हैं इंसर्जन एक्टिवेशन, और इंसर्जन एक्टिवेशन हमने पढ़ना है, किसका केस? बीटा गैलेक्टोसाइडेज का केस। किसका केस बोलो? बीटा बीटा गैलेक्ट गैलेक्टोसाइडेज एंड ब्लू कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी कॉलोनी? ब्लू कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। चलो, आज मैं आपको अलग एंगल से पढ़ाता हूँ। देखो भाई क्या होने वाला है। कहते क्या होता था कि एक बैक्टीरिया है, क्या है? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के पास का डीएनए होगा। डीएनए होगा तो डीएनए में एक जीन है। क्या है डीएनए में? एक बोलो जीन है। जिस जीन का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। क्या नाम है इस जीन का? बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन। ये जीन अभी काम कर रही है, ये एक्टिव है। और क्योंकि ये जीन एक्टिव है तो ये जीन क्या बनाएगी? ये जीन एक ऐसा एंजाइम बनाती है, इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है इसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। आसान है, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट से, किससे? किससे? क्रोमोजेनिक। क्रोमो मतलब होता है कलर, जेनिक मतलब जनरेट करने वाला, ठीक है। तो ऐसा सबस्ट्रेट जो कलर जनरेट करता है, ये उससे रिएक्ट करती है। क्या करता है? ये एंजाइम उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद ये ऐसा प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है? ऐसा ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट। बनाता है, जिस वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्लू नजर आता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरियल कॉलोनी अपीयर्स, हाँ, ब्लू कैसे नजर आती है? बोलो भाई, ब्लू नजर आती ब्लू। है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, चलो, ये तो हो गई एक बात। अब देखो क्या कहते हैं, जो बीटा गैलेक्टोसाइड है जीन है, मैं इस जीन को यूज करूंगा एज अ सिलेक्टिव मार्कर। कैसे यूज करूंगा मैं इसको? अरे बोलो भाई, कैसे यूज करूंगा? एज अ, मैं पढ़ा नहीं रहा अभी। सिलेक्टेबल मार्कर। हाँ यार, थोड़ा सा साथ साथ बोलते रहो तो सही रहता है, ठीक है। और मैं इस बीटा गैलेक्टोसाइड जीन के अंदर अपना मान लो इंसर्ट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? अपना इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि अपना जीन इंसर्ट कर दिया है। क्या इंसर्ट कर दिया मैंने बीच में? अपना जीन, जैसे कि इंसुलिन वाला, ठीक है, इंसर्ट। अब आप मुझे बताओ कि ये बीटा गैलेक्टोसाइड जीन है, ये फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल हो गई? इनएक्टिव हो जाएगी अभी, इट विल बिकम इनएक्टिव। और अगर इनएक्टिव हो गई तो क्या ये एंजाइम बनाएगी बीटा गैलेक्टोसाइड एंजाइम? नहीं नो। बनाएगा। तो एंजाइम ही नहीं बनेगा तो ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा। और अगर ये रिएक्ट नहीं करेगा तो भैया ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनेगी। नहीं। तो नो ब्लू, पिंक में कुछ नहीं है यार, भाभी को मैंने हाथ में मार्कर मैंने चला दिया उसको, ठीक है ना। नो ब्लू कलर कॉलोनी, ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बनेगी। और अगर ब्लू कलर की कॉलोनी नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जीन था, हमारा जो इंसर्ट था, वो एक्चुअली अंदर पहुंच चुका है। आसान है, मुश्किल है? अबे बोलो। हाँ जी भैया। दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है, बढ़ जाए आगे हैं। चलो आगे आ जाओ, ठीक है, अगली बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सिलेक्टेबल मार्कर है। बीटा गैलेक्टोसाइड्स वाली जो जीन है, ये भी यूज हो रही है एज अ सिलेक्टेबल मार्कर ही। कैसे यूज हो रही है? एज अ सिलेक्टेबल मार्कर ही। ऐसे ही मैं आपको एक और सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ाने वाला हूँ अब, ठीक है। और वो सिलेक्टेबल मार्कर है कौन सा? ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। कौन सा जीन? ट्यूमर इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग जीन। टीआई जीन, ठीक है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन। और ऐसी जीन जो ट्यूमर इंड्यूस करे, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एक प्लाज्मिड में। कहाँ प्रेजेंट है? बोलोगे कहाँ प्रेजेंट है ये? एक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में। तो ऐसे प्लाज्मिड को कहता हूँ क्या मैं? टीआई प्लाज्मिड। क्या कहता हूँ ऐसे प्लाज्मिड को मैं? टीआई टीआई। प्लाज्मिड। आसान मुश्किल बताओ फटाफट। आसान। अच्छा, ये टीआई प्लाज्मिड किस बैक्टीरिया का है? ये बैक्टीरिया का, जिस बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसका नाम है एगरोबैक्टीरियम ट्यूमर करने वाला ट्यूमिफेशियन। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन।
इसकी स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने वाली, ठीक है। चलो, कहने मतलब ये है कि अगर किसी प्लांट के ऊपर एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन नाम के बैक्टीरिया का अटैक होता है, तो भैया ये उस प्लांट के अंदर जाके ट्यूमर कर देगा। क्या कर देगा? उस प्लांट में जाके ट्यूमर कर देगा। कोई दिक्कत? नो सर। आसान है मुश्किल है? आसान, ठीक है जी। आ जाओ भाई, आगे फिर आगे आ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब इसके पास ये वाली जीन रहती होगी, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन, है ना, ये ऐसे हमें टीआई जीन। तो यार मैंने क्या किया, मैंने ना इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को यूज कर लिया था सिलेक्टेबल मार्कर। कैसे यूज कर लिया था? सेलेक्टेबल, अबे बोलो यार क्या? मार्कर। ठीक है। तो हमने क्या करा है बेसिकली, देखो अगर ये टीआई जीन जिस प्लांट में जाता, ठीक है, तो यार ये उस प्लांट को क्या करता, उस प्लांट में क्या करता है, ट्यूमर करवाता कि नहीं करवाता? करवाता, ठीक है। पर मान लो कि मैंने डाल दिया इसमें अपना कोई इंपॉर्टेंट जीन। क्या डाल दिया हमने यहाँ पर? मैंने इंपॉर्टेंट जीन डाल दिया, ऐसा जीन डाल दिया जो प्लांट के अंदर मान लो विटामिन ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देगा। होता है ना ऐसा? मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता? मैं, आप बताओ रणदीप, मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता? मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं बायो 40। चलो छोड़ो, दूसरी बात पे नहीं आते, वो चैप्टर आपने पढ़ा तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना एक जीन अंदर खुद ही इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मेरा जीन लग गया है, तो अगर अब ये एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन किसी प्लांट पे जाके काम करेगा, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये उसके उसमें, क्या ये उसके ऊपर, उसमें क्या ये ट्यूमर कॉज करेगा या नहीं करेगा? बताओ भाई। अब तुम लोगों के दिमाग के ना परख अच्छे उड़ गए हैं, तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा है कि नहीं है भाभी का? बताओ। और जबकि मैं कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ। इट विल नॉट कॉज ट्यूमर, बिल्कुल ठीक बात है। तो भाई ट्यूमर नहीं होगा। ट्यूमर इसलिए नहीं होगा क्योंकि जीन इंसर्ट हो चुकी है, तो देयर विल बी नो ट्यूमर इन प्लांट, ठीक है। तो भाई हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हम इस एग्रोबैक्टीरियम प्यूरिफिकेशन को हम कर देते हैं क्या, डिसआर्म। क्या कर देते हैं? डिसआर्म कर देते हैं। डिसआर्म मतलब आर्म क्या था? इसका नाम ये था, इसकी वो क्वालिटी जिसकी हेल्प से, क्या, जिसकी हेल्प से ये क्या करता था, ये ट्यूमर कॉज करता था। तो हमने क्या करा, हमने थोड़ा डिसआर्म कर दिया। और डिसआर्म करने के बाद हमने बोला जा और जाके इन्फेक्शन फैला। एक्चुअली इसको बोला गया, पर इन्फेक्शन कर थोड़ी पाएगा। आप खुद सोच के देखो, है ना, ये इन्फेक्शन कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा इन्फेक्शन? ये क्योंकि इसकी जीन के पीछे मैंने विटामिन ए लगा दिया है। अब ये जाएगा तो अपने प्लांट में विटामिन ए बनाएगा। क्या बनाएगा प्लांट में जाकर? ये विटामिन ए बनाएगा। पूछो, कोई दिक्कत? नो सर। आसान है मुश्किल है? सर ठीक ही है ना? चलो जी, आ जाए आगे। यस सर। आ जाओ आगे। तो ये कैसे इसका ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मा या टीआई प्लाज्मा, ठीक है। फिर हम आते हैं कुछ ऐसे तरीकों पे जिनको यूज करके हम बैक्टीरिया के अंदर या किसी भी होस्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। क्या कहते हैं इसको हम? कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, के अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुंचा सकें। तो डायरेक्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा नहीं, वो तो किसी भी वेक्टर में जोड़ना पड़ेगा, है ना, ठीक है। किसी हमने अपने बाहर के डीएनए के साथ हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जाएगा। तो इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास क्या, हीट शॉक। पहला तरीका कौन सा हमारे पास? हीट शॉक। इसको हम इलेक्ट्रोपोरेशन भी कह देते हैं। क्या भी कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोपोरेशन भी कह देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बैक्टीरिया को लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है बैक्टीरिया की जो, बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। है ना। ये क्या हो गया भाई, ठीक है।
हमें करना है कि इन इंटीग्रल प्रोटीन को हमने ओपन करना है। क्या करना है? इंटीग्रल प्रोटीन को हमने ओपन करवाना है। ठीक है, तो भाई कैसे करवाएंगे? हम पहले इसको देंगे क्या, इसको रखेंगे हम आइस कोल्ड पे, मतलब इसको हम आइस कोल्ड वाटर में रखेंगे। ठीक है, आइस के बीच में रखेंगे। रखने के बाद अच्छा, आइस कोल्ड में ना पहले हमने क्या करा है, इसको थोड़ी देर डिप करके रखा है किसमें, एक डाईवैलेंट आयन के सोल्यूशन में, जैसे कैल्शियम आयन के सोल्यूशन में हमने इसको डिप करके रखा है। ठीक है, जिससे कि कैल्शियम आयन से बाइंड करते हैं इस इंटीग्रल प्रोटीन से, चैनल प्रोटीन से, और आइस कोल्ड में उसे रखा हुआ है। रखने के बाद हम तुरंत देंगे इस गैस को एक हीट, कितने डिग्री टेम्परेचर पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो इतनी हीट देने पे क्या होगा, जो डिफरेंस है देख रहे हो आप, कितने का डिफरेंस है, डेल्टा टी कितने का आ रहा है, 37 डिग्री, तो काफी अच्छा है ये। और फिर दोबारा इसको क्या देंगे, फिर दोबारा से हम इसको हाई कोल्ड कंडीशंस में ले जाएंगे, रख देंगे। तो ऐसा बार बार करने से, मतलब ऐसे 2 बारी करने से क्या होगा, ये जो हमारे पास चैनल है जो पहले क्लोज था, क्या था कि पहले मेरे प्यारे बच्चों क्लोज था। क्लोज था, वो अब क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही चैनल ओपन हुआ तो हमारा जो डीएनए है, क्या है, जो हमारा डीएनए है जिसमें हमने, मतलब डीएनए कौन सा, आरडीएनए, जिसमें हमारा इंसर्ट प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, वो सीधा अंदर चला जाएगा। और हमारा जो मेथड था इंट्रोडक्शन का, क्या इंट्रोड्यूस करना था हमने, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, वो काम हो जाएगा इनटू द कॉम्पिटेंट होस्ट। बोलो, आसान है, मुश्किल है, पूछो भाविका, भूमिका, रणदीप। सर आ गया समझ। ये आसान है। बढ़ जाए आगे। यस सर। यस सर। चलो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, एक काम करो, आप एक मिनट को देखो, फिर मैं 2 मिनट में करवाता हूँ, इसको कर लो एक बारी। ठीक है ना, फिर इसके बाद मैं आपको वो करवा देता हूँ, पीसीआर टेक्निक करवा देता हूँ। ओके, कर लिया, कुछ देखा पढ़ा समझा रणदीप? हाँ जी भैया। ठीक है, चलो जी आगे आ जाओ। ठीक है, आगे हमारे पास मेथड आ रहा है, जो तरीका आ रहा है अपने पास, बेटा वो कौन सा तरीका है हमारे पास, वो है हमारे पास बायोलिस्टिक। कौन सा है हमारे पास, बायोलिस्टिक, ये इसको कहते हैं कि हम जीन गन, क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं जीन गन मेथड। ठीक है, अच्छा यार ये बच गया था ना भाई हमारे पास, मैं आरटीपीसीआर कह रहा था मैं करवाने के लिए। तो आरटीपीसीआर के बाद रह जाएगा हमारे पास क्या, आरटीपीसीआर रह जाएगा, और रह जाएगा हमारे पास डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग और बायोरिएक्टर। ठीक है, वो फिर एक अलग क्लास में करेंगे, उसको हम भगाएंगे नहीं। ठीक है, बायोलिस्टिक या जीन गन। ठीक है, क्या है अपने पास बायोलिस्टिक, ये क्या है अपने पास जीन गन। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो डीएनए हमने इंसर्ट करना है किसी भी प्लांट सेल में, किसमें इंसर्ट करना है हमने, किसी भी प्लांट सेल में। सेल में इंसर्ट करना है, ये क्या होगा बेसिकली,
ठीक है, सुन लो क्या करना है हमने इसको। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको ना गोल्ड या टंक्शन के पार्टिकल पे, किसके पार्टिकल पे, गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल पे हम क्या करते हैं, इसको ये कर देते हैं, टिप करवा के छोड़ देते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो क्या होता है, ये गोल्डन टंक्शन पार्टिकल में चिपक जाता है, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और गोल्ड और टंक्शन क्या है, हैवी मेटल्स है। तो इनके बीच में क्या होता है, इनके अंदर जो न्यूट्रॉन, इनके बीच का जो न्यूक्लियस है उसमें हाई अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और बहुत ही कॉम्पैक्टली प्रेजेंट है। तो क्या होता है, ये डीएनए इन पे चिपक जाता है। डीएनए चिपकने के बाद हम रोबोटिक आर्म्स की हेल्प से, या आपको और आसान तरीके से समझाता हूँ, मान लो हम लेते हैं क्या, ऐसा एक अपना रोबोटिक गन, क्या लेते हैं हम अपनी एक ऐसी रोबोटिक गन लेते हैं, ठीक है, और हम इस गोल्ड के पार्टिकल्स में लोड कर देते हैं, इसके ऊपर आपका डीएनए चिपका हुआ है, और हम यहाँ पर इसको फायर करते हैं, शूट करते हैं, बॉम्बार्डमेंट कहते हैं इस प्रोसेस को, क्या कहते हैं इसको हम, बॉम्बार्डमेंट। और ये बॉम्बार्डमेंट कहाँ करेंगे, बॉम्बार्डमेंट करेंगे हम एक बैक्टीरियल सेल पे, क्या करेंगे इसको बॉम्बार्डमेंट, बोलो यार बोलो, हाँ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल पे। तो क्या होगा, जब ये बैक्टीरियल सेल पे पहुंचेगा तो ऐसे पहुंचेगा, और अपने साथ क्या लेके पहुंचेगा, ये अपना डीएनए, क्या लेके पहुंचेगा, हमारे ये डीएनए लेकर पहुंचेगा। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, क्योंकि भाई डीएनए वाटर में प्रेजेंट होता है, सॉल्युबल होता है, तो क्या हो जाएगा, ये डीएनए यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये जो गोल्ड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे ऐसे करके अलग वापस ये हो जाएंगे। पक्का है, आसान है, मुश्किल है, बताओ भाई इतनी बात, ठीक है। तो बस सुन लेना, ये हम करते हैं किसके लिए, प्लांट सेल के लिए। हीट शॉक थेरेपी जो हमारे पास, ये इलेक्ट्रोपोरेशन वाला मेथड ये था बैक्टीरिया के लिए। और तीसरी चीज आ रही है हमारे पास, माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा, माइक्रो इंजेक्शन। उसमें कोई इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये होता है एनिमल सेल के लिए, और एनिमल सेल में ड्रामा करने की इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके ऊपर सेल वॉल वगैरह नहीं होती है, तो इनमें बहुत आराम से इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसे मान लो कि यहाँ पर आपका सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस सेल के में हम क्या करते हैं, हम एक इंजेक्शन टाइप चीज लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। इसमें हमने डीएनए भर रखा है अपना, इतना आसान नहीं होता, इतनी आसानी से तुम्हें बता दे रहा हूँ मैं भाई, वो अलग अलग चीज होती है। इसमें बहुत ही माइक्रो माइक्रो में डीएनए लेते हैं। इसका जो रेडियस होता है, ये डायमीटर होता है किसका, इसके इसके नीडल का, वो होता है कितना, 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब कि 1 माइक्रोन के आसपास, जो बहुत ही कम है, जो पंचर करने में हेल्प करता है, एक पंचर द सेल, एनिमल सेल को सेल पंचरिंग करता है ये। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, बड़ी आराम से इसके अंदर क्या करते हैं, हम अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पूछो यार, कोई डाउट है यहाँ तक, पूछो, भागने का बोलने का नजदीक। अच्छा, लावण्य क्लास में नहीं आ रही ना आजकल, पढ़ाई कर रही है, पर उसने मेरे को बता दिया था, ठीक है। और लोग नलायकी दिखाते हैं, ठीक है, तो बिना बताए नो सर, कोई डाउट। सब पढ़ रहे हैं। देखो मुझे भी पता ही है ये वाली बात, ठीक है ना, मुझे पता, देखो हम सब जानते हैं कि आपको पूरे साल कितनी ज्यादा तरीके से क्लास करवाई गई है। हमारी बात जब हुई थी पढ़ाने की, मतलब जब मैंने पढ़ाने के लिए बोला था, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 3 आवर्स की क्लास दूंगा एक वीक में, मतलब कि 12 आवर्स अ मंथ। याद है किसी को, मतलब ऐसे ही होता है, आपके सभी टीचर्स लगभग ऐसे देते थे क्लास, ठीक है। पर क्या हमने ऐसा किया, हमने ऐसा नहीं किया। हमने नॉर्मली क्लास हमारी 8 बजे से होती थी, 8 से 9, पर ये क्लास 8:10 तक शुरू होती थी, और ये नॉर्मली 9:30 तक चलती थी क्लास, याद है आपको। और ऐसा वीक में 3 डे पर होता था, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और जब आपके एग्जाम्स थे तो क्लास आपकी एक्स्ट्रा भी हुई, आया ना, आपकी संडे को भी क्लासेस ली गई, थर्सडे को भी क्लासेस ली गई, कई बार सैटरडे को क्लासेस ली गई, ठीक है ना। कई बार क्लासेस बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा भी हुआ है कि ये क्लास आपकी मैंने बोल के लिए कि मैं 2 घंटे क्लास लूंगा, 10 बजे तक भी चलने वाली क्लासेस कितनी बारी। इससे क्या हुआ, आपका कोर्स टाइमली कंप्लीट हो गया, हमने कुछ बढ़ाया नहीं, ठीक है। तो यार देखो, मुझे तो पता ही है कि अलग मैंने आपको कितने ढंग से पढ़ाई है सब चीजें, ठीक है। अब जो बच्चे नहीं आ रहे क्लास में, तो मुझे कहीं ना कहीं पता है कि यार वो अच्छा कर लेंगे, ठीक है, इसलिए मैं उनको कुछ ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं करता क्लास में आने के लिए, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, वो पढ़ रहे हैं अपना, उनको पढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इतना पार्ट आपका आपको समझ आ रही है बातें, हाँ या ना, ठीक है। भाई देखो, इतना पार्ट हमारे पास हो गया है, अब हम बढ़ेंगे आगे, पर हम बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको करवाना है क्या, 15, इसके बाद मैंने आपको करवाना है पीसीआर मेथड, ठीक है ना। आपको करवाना है मैंने ये बायोरिएक्टर। भाई देखो यार, बायोरिएक्टर तुम खुद से पढ़ लेना, बायोरिएक्टर में क्या ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना, बायोरिएक्टर खुद से कर लेना, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ये करवा दूंगा मैं आप लोगों को। और इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद हम चलेंगे आगे, और
आगे चल के करेंगे हम कुछ और काम, जैसे कि मतलब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा वाला हमारे पास, बायोटेक का सेकंड चैप्टर, ठीक है। सर इकोसिस्टम के आंसर्स लर्न नहीं हो रहे हैं, लिख लिख के याद करो, लिख लिख के पॉइंट्स बना लो उसके और उन पॉइंट्स को लिखो, पॉइंट्स बना लो उनके और उन पॉइंट्स को लिखो, ठीक है। 2-3 बार लिखो, याद हो जाएंगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं होती जो नहीं हो रही होती, अब वो करनी पड़ती है। कर लोगे? हाँ जी सर। चलो ठीक है भाई, क्लास को हम यहाँ पे रोकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। देखो यार,